हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जो है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। इसी के साथ जो है हमारा पार्ट ए आज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो है हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, जो फोर्स जो हमारी बेसिक स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, एलएसआर, डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बारे में था। और आज का जो 4th यूनिट है वो है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, यानी उन चारों कौशलों का संपूर्ण विकास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं ओवरऑल प्रोफिशिएंसी का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मींस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल्स LSRW, यानी कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी का अर्थ यही होता है कि हमारे जो 4 कौशल होते हैं लैंग्वेज सीखने के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन चारों का विकास अच्छे से हो जाए। ठीक है, चारों में प्रवीणता हासिल कर लेना ही ओवरऑल प्रोफिशिएंसी हम कह सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी फॉलोइंग लर्निंग एरिया एंड competencies आर essential टू बी डेवलप्ड, यानी कि इन ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए, प्रवीणता हासिल करने के लिए उसमें ज़रूरी है कि नीचे ये जो चारों एरियाज हैं या चारों जो तरीके हैं, चारों जो एबिलिटीज़ हैं, उनमें हम निपुण हो, उनमें हमें प्रवीणता हासिल हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज़ स्पोकन, यानी कि लिसनिंग एबिलिटी। जब अंग्रेजी बोली जा रही हो तो उसको हम अच्छे से समझ पाए, सबसे पहले हमारा जो है लिसनिंग एबिलिटी का विकास होना ज़रूरी है। लिसनिंग एबिलिटी के विकास में किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, यानी कि शब्दों, ठीक है, वाक्यों और फ्रेजेस का जो है अर्थ समझ पाए जो भी लर्नर है वो। ठीक है, अंडरस्टैंड सिंपल स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। सिंपल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो वाक्य कहे जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कमांड्स दी जा रही हैं, जो रिक्वेस्ट की जा रही है, वो सब अच्छे से समझ पाए। और फॉलो डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शंस को जो है वो फॉलो कर पाए। दिए हुए संकेत जितने भी हैं, निर्देश जितने भी हैं, उनको सुनकर समझकर उनको फॉलो कर पाए। ठीक है, फिर है द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इंटेलिजिबली, यानी कि अंग्रेजी को सही से बोलने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसका विकास होना। उसमें क्या क्या शामिल है। द स्टूडेंट प्रोड्यूस इंग्लिश स्पीच साउंड्स विच आर इंटेलिजिबल टू द अदर यूजर्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि वो इस तरह के साउंड्स या उस तरह की स्पीच प्रोड्यूस कर पाए जो आगे वाला जो भी है लैंग्वेज यूज़र जो है वो अपनी स्पीच इस तरह से बोले कि आगे वाले को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, द स्टूडेंट यूज अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, यानी कि सही जो है यति, गति, लय, ताल का इस्तेमाल करते हुए जो है उसकी वाणी जो है वो सही तरह से हो, आगे वाले को अच्छे से समझ में आए, पैटर्न जो है वो सही हो। द स्टूडेंट्स स्पीक्स इंटेलिजिबली वेल मेकिंग स्टेटमेंट, आस्किंग क्वेश्चन, गिविंग इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, यानी कि बच्चा जो है अच्छी तरीके से बोल पाए, विवेकपूर्ण तरीके से बोल पाए, वो अपने स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस जो है आगे वाले को समझा पाए। तो ये हो गई स्पीकिंग एबिलिटी। फिर है द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश इंटेलिजिबली, यानी कि रीडिंग एबिलिटी, अच्छे से जो है पढ़ना भी, पठन कौशल जो है उसका भी विकास हो चुका हो। तो इसमें क्या आता है, डेवलप्स करेक्ट रीडिंग हैबिट, सही तरह से पढ़ने की आदत विकसित हो। डिकोड्स फ्रेजेस और सेंस ग्रुप्स, यानी कि जितने भी आपके पास फ्रेजेस आ रहे हैं या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको डिकोड कर पाए, उसको एक मैसेज के रूप में अपने दिमाग में बिठा पाए, उसका मतलब निकाल पाए, सेंस बना पाए। ठीक है, एक्वायर रीजनेबल स्पीड इन रीडिंग, एक अच्छी उचित गति का विकास कर पाए पठन में। ठीक है, ग्रैप्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में से जो सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को अच्छे से समझ पाए, ये रीडिंग एबिलिटी हो गई। फिर है द राइटिंग एबिलिटी। द स्टूडेंट मास्टर्स द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें प्रवीणता हासिल कर ले। स्पेल वर्ड्स करेक्टली, जो शब्द हैं उनको सही तरह से स्पेल कर पाए, वर्तनी जो है उनकी शुद्ध हो, सही हो। यूज एप्रोप्रिएट वैकेबलरी एंड ग्रामर आइटम्स, यानी कि सही शब्दकोश का या शब्दों का चयन कर पाए और ग्रामेटिकल रूल्स जो है उनका सही से पालन कर लिख पाए। ठीक है, तो ये हो गई
ओवरऑल प्रोफिशेंसी के वो एरियाज जो ज़रूरी है अगर हम ओवरऑल प्रोफिशेंसी को गेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो लेसन है वो बहुत छोटा लेसन है, छोटा नहीं कहेंगे। इससे पहले 3 जो हमने लेसन पढ़े थे, चारों स्किल्स के बारे में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में, ये उन चारों का समावेश है। तो क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही बनते हैं इसमें कि इन चारों को विकास करने के लिए, जैसे लिसनिंग एबिलिटी के विकास के लिए बच्चों को क्या क्या टास्क दिए जा सकते हैं या कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है, लिसनिंग एबिलिटी का महत्व क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो लिसनिंग एबिलिटी जो पहला लेसन हमने पढ़ा था उसमें से आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी 3 जो पहले हमने लेसन्स पढ़े हैं उनका सारांश आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके जो है 2 स्लाइड्स ही बनाए हैं मैंने नोट्स के, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट करने का मतलब नहीं है। आप उनको अगर याद कर पा रहे हो तो ये लेसन आपके अपने आप कवर हो ही रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि किस तरह से शैक्षिक प्रक्रिया जो है, टीचिंग जो है, शिक्षण जो है, उसको आप इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सकते हो, रुचिकर और प्रभावपूर्ण बना सकते हो। ठीक है, टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि टीचिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि बाल केंद्रित हो, बच्चे के एज और मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, एंड एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि गतिविधि पर आधारित हो। जो भी चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हो उसमें कोशिश की जाए कि कोई गतिविधि डाली जाए, बच्चों को करके दिखाया जाए, करके सीखने का मौका मिले। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बच्चा अपने हाथों से कर कर सीखता है तो वो चीज़ बच्चा भूल नहीं पाता, वो जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, concentration of student is possible only when different types of audio-visual aids are used in teaching, and concentration is essential for learning new things। यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का जो कंसंट्रेशन होता है, जो ध्यान होता है, वो तभी इकट्ठा करना पॉसिबल है जब हम अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती हैं उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, सहायक सामग्री के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, रेडियो, इन सब का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को अगर सिखाएंगे तो टीचिंग जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगी, जिससे बच्चों का ध्यान एकत्रित होगा, और जब बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वो जो ज्ञान है उसको वो ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, व्हेन टीचिंग एड्स आर यूज्ड बाय द इंग्लिश टीचर वेल टीचिंग इंग्लिश दे मेक द टास्क इंटरेस्टिंग। जब टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है एक शिक्षक द्वारा, तो टीचिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन जाती है। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस एंड गुड अचीवमेंट्स आर श्योर टू बी अर्न आफ्टर द पीरियड इज ओवर। यानी कि इफेक्टिव लर्निंग एक ऐसा स्थान अपने लिए बना पाती है, और जो जितने भी हमारे जो उद्देश्य हैं, जो अचीवमेंट्स हमें प्राप्त करने हैं, वो पीरियड एंड तक हमें ज़रूर मिल जाते हैं। बच्चे जो हैं अच्छे से लर्निंग कर लेते हैं। फिर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज इम्पेरेटिव, यानी कि अंग्रेजी में जो है प्रोफिशिएंसी अंग्रेजी की किस लिए आवश्यक है। ठीक है, अनिवार्य क्यों है। ठीक है, इट इंक्रीज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ये जो है हमारी आर्थिक जो वृद्धि है वो करती हैं। ठीक है, यानी कि आर्थिक वृद्धि किस प्रकार की, अंग्रेजी जो है एक ऐसी भाषा है जो ग्लोबल आप कह सकते हो, इंटरनेशनल आप कह सकते हो, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस टू इंग्लिश एजुकेशन हैज रिड्यूस जेंडर इनइक्वलिटीज एंड द रिवेलेंस ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजी एजुकेशन के आने से जो है जेंडर इनइक्वलिटीज जो है, जेंडर पक्षपात जो है, वो काफ़ी खत्म हुआ है, और इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो भी जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण जो है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बहुत से प्रिंसिपल्स, बहुत से अलग अलग बुक्स हैं, नॉलेज हैं, लोगों से इंटरेक्शन है, वो हमें ये बताता है कि हम जिन परंपराओं का पालन कर रहे हैं वो किस हद तक जो है उचित है या अनुचित है। ठीक है, तो हमें एक मौका मिल रहा है कि हम देख पाएँ, हम अवलोकन कर पाएँ कि हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं या जिन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित है। ठीक है,
It has multiplied the choices and career options available to children in urban working class homes। यानी कि इसने जो है अंग्रेजी शिक्षा के मदद से जो है करियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं और बच्चे जो है शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो उनको कार्य करने में आसानी हो रही है, उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा मौके मिल रहे हैं काम की। ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज्ड ड्यू टू द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज 80% बिजनेस इज कैरिड ऑन विथ यूएसए एंड यूके। तो अगर पिछली एक शताब्दी से देखा जाए, ठीक है, दशक से देखा जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है अंग्रेजी शिक्षा के कारण। क्यों? वो भी 80% बिजनेस जो है वो यूएसए और यूके में हमारे होता है। तो वहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज आना या इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो हमारे काफ़ी काम आती है। ठीक है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल कॉमर्स। यानी कि जो वैश्विक व्यापार है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी भाषा मानी जाती है अंग्रेजी। देयरफॉर वी कैन नॉट इग्नोर इंग्लिश। इसलिए जो है अंग्रेजी को हम किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। साथ ही साथ हमारा पार्ट ए जो है उसके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट बी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जिससे ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।